हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 4 द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। पिछली वीडियो में हमने इसका आधा पार्ट पढ़ लिया था और आधा पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने मेरा पिछली वीडियो नहीं देखी है, इसकी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देख कर आइए, तब जाकर आपको इसका सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं द एलिंग प्लैनेट। हमारी पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे इकोनॉमिक सिस्टम तक, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था हमारी पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में इससे आगे का पढ़ेंगे। मेक श्योर आप फर्स्ट वीडियो पहले ज़रूर पढ़ लें, तब जाकर आपको सेकंड वीडियो समझ में आएगी। शुरू करते हैं हम। इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड दीज 4 सिस्टम्स। देखिए, थोड़ा सा इसको आगे शुरू करने से पहले अपन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे हैं एलिंग प्लैनेट के बारे में, जो कि एलिंग प्लैनेट किसको बोला गया है? हमारी अर्थ को। एलिंग यानी बीमार और प्लैनेट यानी ग्रह। तो बीमार ग्रह किसको बोला गया है? हमारे अर्थ को, हमारी धरती को बीमार ग्रह बोला गया है। और इस बीमार ग्रह को सही करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? ग्रीन मूवमेंट चलाना पड़ रहा है, यानी कि जो हरित क्रांति है वो हमको चलाना पड़ रही है। हरित क्रांति चलाने से हमारा जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? फिर से हरा भरा हो जाएगा और फिर से वो सही हो जाएगा। जो बीमार है वो उसकी क्योर हो जाएगी। तो कैसे कैसे इसमें राइटर्स ने बताए हैं, क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं इस अर्थ को, इस बीमार ग्रह को सही करने के लिए। उसी में कई सारे हमने आगे पढ़े थे कि अभी तक मतलब ये बताया गया था कि हम क्या छोड़ के जा रहे हैं अपनी जनरेशन्स के लिए, है ना। फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं? धरती में जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सब कुछ हम ख़त्म कर रहे हैं। तो उसके लिए अवेयर किया गया है कि हम लोग अवेयर रहें, हम उतना ही यूज़ करें जितना हमारी नीड है, ताकि आने वाली जनरेशन्स की नीड भी फुलफिल हो सके। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि वो और क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में। तो वो कह रहे हैं इन एडिशन, कि इसके साथ साथ सप्लाइंग अवर फूड दीज 4 systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthesis। अब ये कह रहे हैं these 4 systems, है ना। इसमें हम अभी पढ़ के गए थे 4 सिस्टम के बारे में। देखिए 4 सिस्टम कौन कौन से थे? जो हमारी धरती को पूरी तरीके से फोल्ड करे हुए हैं, है ना, जिसके बेस पर ही धरती टिकी हुई है और हम लोग टिके हुए हैं। तो वो 4 सिस्टम कौन कौन से थे? एक था फिशरीज, जो कि समुद्र का पूरा जितना पानी का सोर्स जितना उसको वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं को कवर करती है फिशरी, है ना, क्योंकि फिशेज होती हैं तो उनका खाना पानी चलता है। दूसरा था हमारा ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड यानी घास। तो जितने भी हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो घास खाते हैं, उनके लिए पूरा जितने भी घास के मैदान हैं वो उनके लिए काम आते हैं, जिससे कि हमारे घास खाने वाले एनिमल्स बने रहते हैं। तीसरा था हम लोगों का, जो हम जैसे मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, ये देखिए फिशरीज था, ग्रासलैंड्स हो गया। चौथा है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आप जानते ही हैं कि फॉरेस्ट अनगिनती जीव जंतुओं के लिए घर है ना। उनका भोजन पानी भी वहीं से मिलता है, वो रहते भी वहीं हैं फॉरेस्ट में। और चौथा है क्रॉपलैंड, यानी जो खेती करने वाली लैंड है, जिसके दम पर हम लोग जीते हैं, इंसान जीता है खेती के दम पर। तो ये 4 सिस्टम्स हमारी धरती पर हैं, जिनसे हमारी धरती का इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है। हम लोगों का इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है, हम तभी हमारा मतलब आर्थिक स्थिति हमारी इसी 4 पर बेस है। तो वो कह रहे हैं कि ये 4 ना सिर्फ हमारी इकोनॉमिक स्थिति सही करते हैं, आर्थिक स्थिति सही करते हैं, बल्कि ये 4 हमें क्या करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं हमें। दीज 4 सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल। और यही चारों सिस्टम हमको जितना भी जो रॉ मटेरियल होता है ना, रॉ यानी होता है एक खुदरा पदार्थ, है ना, जिसको बाद में हम अच्छा बना के मार्केट में बेच देते हैं। तो एक जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल जिसको बोलते हैं, वो ये है हमारे। फॉर इंडस्ट्रीज के लिए भी है, और एक्सेप्ट सिवाय किसके? मिनरल्स एंड पेट्रोलियम, जो कि जिससे सिंथेटिक्स बनता है, यानी कि मिनरल और पेट्रोलियम जो धरती के अंदर बनता है वो क्या करता है? वो सिंथेटिक्स बनाता है, नेचुरल चीज़ नहीं बनाते हैं, है ना। तो हम मिनरल पेट्रोलियम को कह रहे हैं कि मिनरल पेट्रोलियम ऐसी चीज़ है जो नेचुरल है, लेकिन हमें ज़रूरत है उसकी क्या बनाने की? उसका एक डेरिवेटिव खोजने की जो नया हो। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स। देखिए ज़्यादातर जो एरिया हैं धरती के, वहाँ पर ह्यूमन ने इन चारों सिस्टम पर अपना दावा ठोक रखा है कि भाई इन चारों पर हमारा क्या है? हक है।
ह्यूमन ने, इंसान ने, these systems पर आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। और ये दावा ठोकने से क्या हो रहा है कि ये एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है, अनसस्टेनेबल, यानी जो किसी के भी हाथ में बराबर नहीं आ पा रहा है। सस्टेन होता है बराबर बराबर सब चीज मिलना, और अनसस्टेनेबल यानी बराबर ना होना। तो ये ऐसे लेवल पर आ गया है जहाँ किसी को तो ज्यादा मिल रही है चीज, किसी को कम मिल रही है। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसा पॉइंट आ गया है जिससे जब ये झगड़ा शुरू हो गया है कि इस पर हमारा हक, इस पर हमारा हक, जिससे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो रही है कि मान लीजिए कोई 100% चीज़ है और उसे आप इकट्ठा 90% निकाल लीजिए और उसको 100% फिर से बनने में टाइम लगेगा, है ना, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा सिस्टम। उसको बनने के लिए आप उसमें से 10% निकालिए, 20% निकालिए और फिर थोड़ा रुक जाइए, उसको कवर करने दीजिए और फिर निकालिए कोई चीज़। जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे गाय कोई ले लीजिए, मान लीजिए हम गाय का दूध ले रहे हैं और हम सुबह से लगे हैं उसको दूध निकालने के लिए, तो अब वो दूध निकलेगा क्या? दूध तो बेचारी उतना ही होगा, अब वो खाएगी, फिर से जनरेट करेगी मिल्क, तब जाके दूध दे पाएगी शाम के समय तक। तो यही हाल है कि उस चीज़ को बनने दीजिए, धरती में रिसोर्सेज को बनने दीजिए, एकदम से पूरे रिसोर्सेज खत्म मत कीजिए। व्हेन दिस हैपन्स, वो कह रहे हैं कि जब ये होड़ लग जाती है चीज़ें निकालने की, रिसोर्सेज निकालने की, धरती के अंदर से जितने भी मिनरल्स हैं वो निकालने की, तो फिशरीज क्या हो रही हैं, इस वजह से खत्म होती जा रही हैं। आपने देखा होगा कि इतना फिश का धंधा चल रहा है, इतना ज़्यादा धंधा चल रहा है फिश का, मछलियों का, प्रोटीन के चक्कर में मछलियों का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, मछलियाँ खत्म हो रही हैं, फिशरीज खत्म हो रही हैं, ठीक है। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगलों का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जंगल हमारे डिसअपियर होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट डिसअपियर होते जा रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, जो घास के मैदान थे, जहाँ घास उगा करती थी, वो अब कैसे होते जा रही, बंजर, बेकार, वेस्टलैंड, बंजर भूमि में बदलता जा रहा है घास के मैदान। एंड क्रॉपलैंड डिटेरियोरेटेड, जो क्रॉपलैंड है ना वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, यानी बर्बाद यानी वही बंजर हो गई है, उसमें भी अब क्या नहीं हो रही है, कोई भी बुआई नहीं हो पा रही है, वो भी बंजर की तरह काम कर रही है। और ज़्यादातर तो ज़मीनों पर घर बन गए हैं, तो वैसे भी, और रोड्स वगैरह बन जाती हैं। आपने देखा होगा गाँव में हाईवे निकल जाते हैं, तो लोगों की जो खेती की ज़मीनें होती हैं वो तक देनी पड़ती हैं सरकार को, और वो मुआवजे दे देती है उसके बदले। लेकिन वो ज़मीन तो गई ना, उतने हिस्से में जो खेती होती है, वो उतने हिस्से की ज़मीन तो अब हाईवे में चली गई, जो कभी खेती नहीं होगी। तो इस तरीके से आर कन्वर्ट, ये जो सारी चीज़ें हैं ये ख़त्म होती जा रही हैं। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंगरी वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे कॉन्शियस वर्ड तो ठीक है, मान लिया भैया कि बहुत चिंतित है प्रोटीन के लिए दुनिया, ठीक है, लोग चिंतित हैं अपनी प्रोटीन डाइट को सही करने के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन हंगरी वर्ड यूज़ किया गया है, यानी इतने ज़्यादा भूख बढ़ गई है ना प्रोटीन की। डॉक्टरों ने क्या कह दिया है कि भाई जो बॉडी बनानी है तो प्रोटीन तो आपको चाहिए चाहिए, तो बस इतना इंसान में प्रोटीन की भूख बढ़ गई है कि वो प्रोटीन लेने के लिए किसी की भी जान ले सकता है। ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, वो कह रहे हैं इतनी ज़्यादा ओवर फिशिंग हो रही है, मतलब जितनी फिशेज जाल में नहीं पकड़नी चाहिए उससे ज़्यादा पकड़ी जा रही हैं। इन पुअर कंट्रीज, जो गरीब देश हैं, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, जो गरीब देश हैं वहाँ पर जंगल पूरे काटे जा रहे हैं ताकि उनको फायरवुड यूज़ हो सके कुकिंग के लिए, क्योंकि वो गरीब हैं तो वो इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाएंगे हाईली गैस वाली कुकिंग। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, और कई जगह पर फायरवुड इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, दैट की वॉट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन वॉट गोज इनसाइड इट। वो कह रहे हैं कि पॉट के नीचे, पॉट के जितना पॉट की कॉस्ट नहीं है, जितना कि उसके अंदर सामान जो भी है वो उसकी कीमत कहीं ज़्यादा हो गई है, मतलब इतना भले कम सामान है लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा है। What goes under the pot now cost more than what goes inside it. ये फ्रेज यूज किया है इन्होंने, एक फ्रेज नहीं है सॉरी, ये एक ईडियम यूज किया है उन्होंने, मुहावरा, कि जितना थाली, वो कहते हैं एक मुहावरा मुझे याद नहीं है, हिंदी में है कि थाली में खाना जितना नहीं है इतना थाली की कॉस्ट हो गई है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, देखिए डॉक्टर मायर्स कह रहे हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो बेस पूरी तरीके से फॉरेस्ट एरिया है, जो उसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोला जाता है, जिससे हमारा क्या चलता है, जितना भी हमारा
वो का काम है जितना भी, और दवाइयों का जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं इन सबका काम हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से ही लेते हैं। तो डॉक्टर मायर्स क्या कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो इंसान के एवोल्यूशन के पावर हाउस हैं। एवोल्यूशन यानी हमारा उत्पत्ति, तो किसी भी चीज की उत्पत्ति के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटेंशन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। कई सारी स्पीसीज आज क्या होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, यानी गायब होती जा रही हैं उनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। रिजल्ट क्या निकल रहा है कि पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, हर चीज खत्म होती जा रही है, तो हर चीज बर्बाद होती जा रही है। इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रेसीड मैनकाइंड, ये किसी ने बहुत अच्छा कहा है, वेल सेड यानी बहुत अच्छा कहा है कि जंगल ही आदमी को बनाते हैं। फॉरेस्ट प्रेसीड मैनकाइंड, मानव जाति को जंगलों ने ही बनाया है। डेजर्ट्स फॉलो, और मैनकाइंड किसको फॉलो कर रहा है, डेजर्ट को, यानी फॉरेस्ट ने मानव जाति को जन्म दिया और मानव जाति किसको जन्म दे रही है, जंगल खत्म करके डेजर्ट को जन्म दे रही है मानव जाति। अब डेजर्ट पूरी सब जगह क्या हो जाएगा, रेगिस्तानी रेगिस्तान हो जाएंगे, पेड़ बचेंगे ही नहीं, तो खाली जगह बचेगी। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमोनी, संसार की जो पुरानी प्रथा है, पैट्रिमोनी है ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। क्या कह रहे हैं वो कि जो पितृसत्ता हमारी पुरानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की थी, यानी जितना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमारा पुराने समय में था वो इरोड होता जा रहा है, यानी उखाड़े जा रहे हैं। करीब 40 से 50 मिलियन एकड़ हर साल, 40 से 50 मिलियन एकड़, 40-50 एकड़ नहीं, 40 से 50 मिलियन एकड़ जमीन के फॉरेस्ट हर साल उखाड़े जा रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। और चूंकि फॉरेस्ट खत्म कर दिए जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि सॉइल में अब क्या हो गया है कि पहले क्या होता था, जानवरों की डंग गोबर वगैरह का यूज किया जाता था आग जलाने के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो धरती को क्या मिलता था गोबर वगैरह से, उसको भी एक वो क्या कहते हैं उसको, फर्टाइल बनाने के लिए, धरती फर्टाइल हो जाए उसके लिए फर्टिलाइजर मिल जाता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो जितनी एकड़ की जमीन जंगल जो है उखाड़ दिए जा रहे हैं, जिससे कि अब जंगल नहीं रहेंगे, घास फूस नहीं, तो जानवर भी वहां नहीं आएंगे, जिससे कि गोबर भी नहीं मिलेगा, और उससे फिर धरती में क्या नहीं होगी, उपजाऊ धरती भी नहीं होगी। डिप्राइव द सॉइल ऑफ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइजर हमारा खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि गोबर आपको पता होगा नेचुरल फर्टिलाइजर है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। वर्ल्ड बैंक ने ये अंदाजा किया है कि करीब 5, यहाँ पे 5-fold इंक्रीज का मतलब ये कि मतलब कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ट्रिपल बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार डबल रेट से फॉरेस्ट की प्लांटिंग की जाएगी, तब जाकर, ये देखिए कौन से समय की बात चल रही है, 2000 समय की बात चल रही है, यानी सन 2000 में डिमांड थी कि 5 गुना ज्यादा पेड़ उगाए जाने चाहिए, तब जाकर इसकी जो नीड है वो खत्म होगी फॉरेस्ट की। जितने फॉरेस्ट उखाड़ दिए गए हैं, काट दिए गए हैं, तो सन 2000 में उसके 5 गुना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेंगे, फॉरेस्ट उगाने पड़ेंगे। जेम्स स्पैथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, जो एक दिन प्रेसिडेंट जोसेफ स्पैथ जो प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के, उन्होंने भी कहा था, क्या कहा उन्होंने कि वी वर सेइंग, हम कह रहे हैं, हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे, दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड, कि हम लोग जो फॉरेस्ट हैं उन्हें 1 एकड़ जमीन हम 1 सेकंड में खो रहे हैं, यानी 1 एकड़ जमीन पर लगे हुए फॉरेस्ट को हम 1 सेकंड में खत्म कर देते हैं, बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकेंड। वो कह रहे हैं कि 1 एकड़ नहीं बल्कि 1 और हाफ, यानी कि 1.5 एकड़ जमीन के फॉरेस्ट हमारे 1 सेकंड में खत्म हो रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या इतने एकड़ के फॉरेस्ट दोबारा कोई उगा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी भी चीज को तोड़ने में टाइम नहीं लगता, उसे बनाने में टाइम लगता है। Article 48A of the Constitution of India provides that the states shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. Article 48A में
जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि हर स्टेट को एंडेवर है, हर एक स्टेट को प्रोवाइड किया गया है कि वो प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे अपनी जगह के एनवायरनमेंट को, एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और हमारे देश की जो फॉरेस्ट जंगल हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको सेफ करे, उसको बचाए। ये ऐसे 48A कॉन्स्टिट्यूशन में सभी राज्यों के लिए ये कड़े निर्देश दिए गए हैं। बट what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India। कि कितनी हमारी बदकिस्मती है कि ये फैक्ट है कि जो लॉज है हमारे देश में वो आदर ना तो रिस्पेक्ट किए जाते हैं, ना ही उनको माना जाता है, इन्फोर्स किया जाता है। यानी लॉ बना तो दिए गए हैं, कानून बना दिए गए हैं, लेकिन कानून का पालन हमारे देश में कोई नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबोलिश्ड। कि भैया जातिवाद, छुआछूत और ज़बरदस्ती लेबर करवाना, मेहनताना करवाना, मजदूरी करवाना, ये सब एबोलिश्ड है, मना है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये गंभीर अपराध हैं, अगर इनको करते हो तो आपको सजा मिलेगी। बट दे फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कह रहे हैं कि लेकिन हमारे संविधान में लिखे होने के बावजूद ये सारी चीज़ें आज भी बनी हुई हैं। ये जब लिखा गया होगा चैप्टर, तब शायद संविधान लिखे हुए 40 साल हुए होंगे। आज तो और भी ज़्यादा साल हो गए हैं, आज तो 75 साल से भी ऊपर होने को आया। तब भी ये तीनों जो शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं, ये हमारे देश से अभी भी नहीं हटी हैं। आज भी कास्टिज्म सर चढ़ के बोल रहा है, आज भी अनटचेबिलिटी है, और आज भी बॉन्डेड लेबर कराया जा रहा है, ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही है। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। जो हमारी पार्लियामेंट ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अभी एस्टिमेट करके बताया है, हाईलाइट किया है उसने, मतलब उजागर किया है कि भाई खतरनाक तरीके से डिप्लीशन हो रहा है भारत के फॉरेस्ट का। कैटास्ट्रोफिक यानी बहुत बहुत बुरी तरीके से, डिप्लीशन यानी पूरा डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाना, मतलब हमारे फॉरेस्ट इतनी बुरी तरीके से, इतनी स्पीड में, खतरनाक गोली की बंदूक की स्पीड होती है ना, उतनी स्पीड से हमारे फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं ओवर द लास्ट 4 डिकेड, पिछले 4 दशक में। यानी ये करीब बात चल रही होगी आपकी 40 साल हुए हैं देश को आज़ाद हुए, तो आप लगा लीजिए 47 से 57, 57 67, 67 से 77, और ये कोई 87 की बात चल रही है ना, 80 80s की बात चल रही है, 70s 80s की बात चल रही है ये, ठीक है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट, जो इंडिया की बात चल रही है, इंडिया का जो डाटा आया है उसमें बताया गया कि इंडिया अपने फॉरेस्ट को लूज कर रही है, यानी उस इंडिया के फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। कितने? 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर, यानी करीब 3.25 एकड़ जमीन के जो जंगल हैं वो हर साल खत्म हो रहे हैं इंडिया में। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, ज़्यादातर बड़े बड़े एरिया जो कि ऑफिशियली जिनको खास तौर पर फॉरेस्ट लैंड घोषित किया गया था, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। जो आप ऊपर से देख सकते हो कि वो ट्रीलेस हो चुके हैं, वो एरिया पूरी तरीके से पेड़ों से खत्म हो चुके हैं, पेड़ नहीं दिखाई देंगे आपको वहाँ पे। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टैटिक्स। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट के डाटा देखोगे तो गवर्नमेंट ने तो कह दी 3.4 एकड़ मिलियन एकड़ जमीन हर साल जा रही है, लेकिन अगर आप एक्चुअल देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि करीब 8 गुना ज़्यादा रेट हाई होगी इससे। यानी ये 3% बता रहा है ना, हम ये रेट जा रही होगी 7% पर करीब, मतलब कि 7 मिलियन एकड़ जमीन हर साल जा रही होगी, उतनी ज़मीन के फॉरेस्ट हर साल काटे जा रहे होंगे। और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, क्या कदम उठा रही है, आई डोंट नो। हमने अभी देखा है, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो हमारे उसमें इतना सारा वो चलते हैं, अभियान चलते हैं, पेड़ लगाओ अभियान वगैरह वगैरह वगैरह, और उनको ऑनलाइन करने को बोला जाता है कि फीड करिए आपने कितने पौधे लगाए, ये करें। तो सब लोग फीड कर रहे हैं और ऑनलाइन डाटा में करोड़ों पेड़ लग चुके हैं, लेकिन असल में उतने पेड़ दिखाई दे नहीं रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा वो जो अभी इसमें आया था ऊपर, हमने पढ़ा कि हमारे इंडिया में रूल
बना दिए जाते हैं, कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन उनको फॉलो कोई नहीं करता। तो वही सेम चीज़ है कि पेड़ लगाने के रूल बना तो दिए हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं कर रहा है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. ये कह रहे हैं कि 3 साल की स्टडी में जो सैटेलाइट से स्टडी की गई है, सैटेलाइट से जो फोटो लिए गए हैं पृथ्वी के, उससे पता चला है कि जो यूनाइटेड नेशन ने खिंचवाए थे उसने वार्न किया है, यानी चेतावनी दी है एनवायरनमेंट के बारे में कि हमारा एनवायरनमेंट इतनी बुरी तरीके से खराब हो रहा है, इसकी क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी है। क्रिटिकल आप जानते हैं, खतरनाक जो स्थिति हो जाती है ना, बहुत सीरियस, वो स्थिति आ चुकी है। एंड कई 88 कंट्रीज 88 कंट्रीज में ये इन्वेस्टिगेट किया गया है कि वहाँ पर तो जो फॉरेस्ट के हटने की दर जो है एनवायरनमेंट की यानी एटमॉस्फेयर की जो दर है बिगड़ने की, वो बहुत ज़्यादा हाई है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors destroying the future of human society. इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, ग्रोथ है, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन ह्यूमन सोसाइटी को बर्बाद करने का। जो हमारी ग्रोथ हो रही है ना पॉपुलेशन में, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा पॉपुलेशन को फिर रिसोर्सेज चाहिए। इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। ये कह रहे हैं मानव जाति को करीब कई लाखों साल लग जाएंगे इस फर्स्ट बिलियन के पेड़ के उगने तक। यानी ये फर्स्ट बिलियन में जितने पेड़ थे ना, उतने पेड़ उगाने में उसे कई लाखों साल लग जाएंगे। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। देखिए एक मिनट, ये पेड़ की बात नहीं चल रही है, ये यहाँ पर पॉपुलेशन की बात चल रही है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। ये कह रहे हैं कि इंसान को 1 बिलियन पहुँचने में, यानी इंसान की पॉपुलेशन को 1 बिलियन पहुँचने में तो लाखों साल लग गए, लेकिन दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। बाय द ईयर 1900 अ 2nd बिलियन वाज एडेड। देखिए लाखों साल लगे काय में, फर्स्ट 1 बिलियन तक पहुंचने में जनसंख्या को, और 1800 से 1900 तक यानी कितने साल हुए, 100 साल हुए। 100 साल में 2nd बिलियन हो गया, यानी लाख साल में तो 1 बिलियन तक पहुंच पाई जनसंख्या, और 100 साल में वो 2 बिलियन हो गई। एंड अब सोचिए जरा कि इसकी बढ़ने की रेट कितनी ज़्यादा है कि द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनादर 3.7 बिलियन। 19th सेंचुरी तक 2 बिलियन तक पहुंची थी, और देखिए 20th सेंचुरी आते आते वो 3 बिलियन हो गई है। एंड आज के वर्ल्ड की पॉपुलेशन हम एस्टिमेट कर पा रहे हैं 5 बिलियन। एंड एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन, यानी हर 4 दिन में 1 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ रही है। 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग हर 4 दिन में पैदा हो रहे हैं, बढ़ रही है पॉपुलेशन। Fertility falls as incomes rise, education spread and health improves। देखिए पॉपुलेशन बढ़ने से क्या नतीजा हो रहा है कि फर्टिलिटी यानी जो उपजाऊ चीज है वो गिर रहा है, यानी कि खेती होना कम हो गया है, जितना भी चीज़ें बनाना है वो कम हो गया है। एज इनकम राइज, जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है, एजुकेशन फैल रही है, हेल्थ इंप्रूव हो रही है, मान लिया। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, माना डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूस। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट अभी हो रहा है ना, अगर इसी रेट से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो ये डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा आने वाले कुछ सालों में। यानी अभी अपन अपने आप से बहुत डेवलप हो रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। द रिच गेट रिचर, पुअर गेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। जो रिच हैं यानी जो पैसे वाले हैं, जो अमीर हैं, वो और अमीर होते जा रहे हैं, पुअर बेचारा पुअर ही रह जा रहा है। विच कंडेम देम टू रिमेन पुअर, बच्चों को लाचार कर दिया गया है कि बच्चे उनको मजबूर कर दिया है कि वो पुअर ही रहें, गरीब ही रहें। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर, ज़्यादा बच्चे होना ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमाएंगे। मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क,
जबकि उल्टा हो जाता है, ज़्यादा लोग हो जाते हैं और बिना काम के हो जाते हैं, अब उनको बिठाल के खिलाओ। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली स्टेरिलाइज्ड। हाँ भाई, अब ये भी नहीं कह सकते हम कि भाई ह्यूमन बीइंग यानी जो इंसान है वो एक जानवर है, उसे ज़बरदस्ती स्टेरिलाइज करो, ज़बरदस्ती उसे मतलब उसकी फर्टिलिटी रेट कम कर दो, उसे बच्चे पैदा मत करने दो, ये भी नहीं कर सकते हैं। बट देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरीली फैमिली प्लानिंग। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम वॉलंटरीली होता है अपनी इच्छा अनुसार, अगर आप इच्छा से फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिफेंट ऑफ कोर्सन, द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। अगर आप नहीं सोचते हो, मन से खुद नहीं सोचते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सन, तो आपको वो एलिमेंट, कोर्शन का एलिमेंट आपको झेलना पड़ेगा। कोर्शन ऑफ एलिमेंट यानी कि जो एक क्या कहूँ मैं उसको वर्ड को, इनडिफरेंस, यानी कि सेम नहीं होगा, इनइक्वालिटी जो होती है ना वो झेलनी पड़ेगी आपको, यानी आप रिमेन सेम नहीं रह पाएंगे। जैसे मान लीजिए आज आपकी तनख्वाह अच्छी है तो आप अच्छा घर चला पा रहे हो, लेकिन अगर आपने बच्चे ज़्यादा कर लिए तो यही तनख्वाह आपको आगे चल के खुशी नहीं दे पाएगी, यही सेम चीज़, सेम कंडीशन आगे नहीं रह पाएगी। तो चॉइस आपकी है, दो चीज़ों में से, रियली आपको दो चीज़ों में से चॉइस करना है। एक तो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन में कि आपको पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना है, या फिर आपको पॉवर्टी बढ़ाना है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गरीबी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पक्का है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। आज ये उस समय की बात है जब देश को आज़ाद हुए 40 साल हुए थे, यानी 80s की बात चल रही है। 920 मिलियन हुई थी, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन से भी कहीं ज़्यादा। No one familiar with the condition in the India would doubt that the hope of the people would die in their hungry. इसमें कोई भी शक नहीं है, सब लोग फेमिलियर हैं इस कंडीशन से कि आने वाले समय में कोई डाउट नहीं है कि लोगों को उनकी भूख यानी उनकी हंगरी, हटमेंट्स, रहने की जगह पाने के लिए लोग मरेंगे, ये पक्का है। अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो वो कह रहे हैं कि हमारी भूख और हमारे रहन सहन से कहीं ज़्यादा हमको प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी चाहिए, प्राथमिकता किस चीज़ को देनी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल को। ठीक है, हमें खाने को मिल रहा है नहीं मिले इस चीज़ पे कंट्रोल ना करके हमको पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान देना चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी, वो कह रहे हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में यानी मानव जाति के इतिहास में पहली बार हम देखते हैं वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न, कि भाई अब इकट्ठा कंसर्न हो रहा है, सब लोग कंसर्न कर रहे हैं, यानी हर व्यक्ति इस बारे में सोच रहा है द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट, कि भाई जो सर्वाइवल है, इंसान के सर्वाइवल की बात तो गई, इंसान तो रह लेगा कहीं ना कहीं, लेकिन अगर वो प्लेनेट ही नहीं रहेगा तो इंसान कहाँ रहेगा, बट ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट के सर्वाइवल की बात चल रही है, प्लेनेट के जीवन की बात चल रही है। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमने एक पूरा व्यू लिया है हमारे प्रमाणों के साथ, एग्जिस्टेंस हम जो हैं हमारे प्रमाणों के साथ हमने एक होलिस्टिक व्यू लिया है, पूरा एक साथ, सबको एक साथ लेने वाला। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल अवर डेमाइज। एनवायरमेंट की प्रॉब्लम सच में हमारे विनाश को नहीं दर्शाती है, लेकिन इट इज अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। मान लो कि चलो भाई आज हम उस प्रॉब्लम को झेल लेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या हमें फ्यूचर में जाना है, क्या मानव जाति को फ्यूचर में रहना है? अगर रहना है, हमारी तरह रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, धरती को बचाना पड़ेगा, ये हमारे लिए पासपोर्ट है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के ज़माने में लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया है, एक ऐसा एरा आ चुका है, ऐसी सदी आ चुकी है जब इंसान अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है। इट इज़ अ हॉलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू। हॉलिस्टिक व्यू यानी पूरी धरती को देखना, उसके एनवायरनमेंट को देखना, और इकोलॉजिकल व्यू यानी इंसान को भी देखना है, जानवरों को भी सबको देखना है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। इन सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, मानव को, जानवर को और पेड़ पौधों को, जंगलों को, रादर देन कि उनको अलग अलग पार्ट में कर देने के। इंडस्ट्री हैज़ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम ये जो नया समय आया है जिम्मेदारी लेने का, इसमें जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली हैं। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड इफ
More businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard. अगर ज़्यादातर बिजनेसमैन इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखें और शेयर करें दूसरों के साथ, जो कि हमारे चेयरमैन DuPont ने किया था, क्या था उनका कि हु 5 years ago डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। उन्होंने अपनी कंपनी में जैसे अलग अलग CEO होते हैं, अलग अलग विभाग के CEO होते हैं, तो उन्होंने अपने आप को किस चीज़ का CEO बना लिया था? चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। ही सेड, उन्होंने कहा कि अवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। हमारा जो भी उनकी कंपनी बनाती है, तो वो कह रहे हैं हमारा एग्जिस्टेंस जब रहेगा जब हम एनवायरमेंट को सही रखेंगे। तो उन्होंने बोला कि हमारे मैन्युफैक्चर में जो भी वो चीज़ बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, उसमें उन्हें एक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस का भी उन्होंने एरिया रखा कि जहाँ पर हमें एनवायरमेंट को साफ करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय द मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. देख, सारे स्टेटमेंट जितने लोगों ने दिए हैं उनमें मार्गरेट थैचर ने क्या कहा है? देखिए, मार्गरेट थैचर ने कहा है, अपनी जब वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तब उन्होंने बोला था कि कोई भी इस नन हैज पास्ड सो डिसाइसिवली, इतने अच्छे तरीके से सब कोई नहीं चले जाएंगे, इनटू द करेंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज एज अ फेलिशियस वर्ड। उन्होंने आज जो इंग्लिश का यूज होता है आज का, उन शब्दों में उन्होंने बोला है कि नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड टू दिस अर्थ। इस कोई भी जनरेशन, कोई भी पीढ़ी को फ्री होल्ड नहीं कर दिया गया है धरती पर। फ्री होल्ड यानी कि जैसे मान लीजिए अपने बाप अपने बेटे को दे ले, तेरे हवाले पूरी जायदाद, अब तू संभाल। तो ऐसे धरती किसी की जायदाद नहीं है, वो किसी को भी उस पर फ्री होल्ड नहीं है, कोई भी उसका खजाना नहीं लूट सकता। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेसी, सबके लिए अपने जीवन को यापन करने के लिए ही ये दिया गया है, विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, और उसके रिपेयर के साथ साथ कि अगर आप एक पेड़ यूज कर रहे हैं तो आप उस पेड़ क्या खामियाजा भी भरिए, यानी दूसरा पेड़ लगाइए। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स। लेस्टर ब्राउन क्या कहते हैं कि हम लोग इनहेरिटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने हमें धरती विरासत में दे दी। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने अपने चिल्ड्रन के लिए, अपने भविष्य के चिल्ड्रन के लिए इसको बोरो किया है, उधार लिया है। यानी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि फादर हैं और फादर से तुमने जो जायदाद ली तो तुम सोचो कि अब वो मेरी हो गई, अब मैं जैसा चाहूँ यूज़ करूँ। नहीं, वो जायदाद तुमने जो ली है वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लिए है, उन आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम्हें बना के जाना है सब कुछ। तो ऐसे ही हमारी भी जिम्मेदारी है कि ये धरती जो हमारे पेरेंट्स दे गए हमको, इस धरती पर हमें इसको एज अ कर्ज अपने ऊपर रखना है और इसे संभाल के रखना है, और इसका ब्याज भी चुकाना है। यानी हम एक पेड़ का यूज़ कर रहे हैं तो हमें 2 पेड़ लगाने पड़ेंगे। इसको ऐसे मानकर चलेंगे तो हम धरती को बचा पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एलिंग प्लेनेट बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि जो धरती है वो कितनी बुरी तरीके से ख़त्म हो रही है और हमको उसे बचाना चाहिए। जिसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं लोगों के दिलो दिमाग को झकझोरने वाले। तो आई होप आप सब लोग भी समझ गए होंगे कि हमारी धरती के लिए हमें क्या जिम्मेदारियाँ बनती है हमारी। तो आप आज ही से ये एक कसम ले लीजिए कि आप एक न एक पेड़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लगाएं, उसे बड़ा ज़रूर करें। ये नहीं पौधे तो कई लोग लगा लेते हैं, लेकिन वो पौधे आगे चल के सूख जाते हैं। तो हमें पौधा नहीं, हमें पेड़ बनाना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अपने जीवन में एक पेड़ तो आप ज़रूर बड़ा कर जाएं, जो दूसरों को छाया दे, फल दे। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट जाकर पढ़ लीजिए, देन फिर सेकंड पे आ जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।